क्या अभी चल रहा है क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड इंडिया में क्रिप्टो टैक्स मुझे लगता है कि हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। अल्टीमेटली अगर आप समझो 5 करोड़ से ऊपर इनकम कमा रहे हो क्रिप्टो में, तो आपका जो नेट इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 46% तक पड़ता है। मतलब ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है जो भी क्रिप्टो करना चाह रहे हैं या करते हैं। आपने अभी सुना होगा बजट आया, तो बजट में बोला फाइनेंस मिनिस्टर ने कि भाई 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। और कंटेंट क्रिएटर लोग भी जो ट्रेडिंग का डालते रहते हैं उन्हें भी अब बच के रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब बच के रहना पड़ेगा थोड़ा सा। 30% टैक्स, इससे बचे कैसे? तो देखो, टैक्स बचाने के तरीके तो हैं, तो सर जो फॉरेक्स है वो इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल है कि नहीं है? और जेल तक हो सकती है। तो एज अ ट्रेडर कितनी इनकम होनी चाहिए कि तुम ऐसा सोच भी पाओ कि भाई मेरे को अब दुबई चले जाना चाहिए? तो अगर कोई दुबई शिफ्ट होने की सोच रहा है और वहीं से ट्रेडिंग करने की सोच रहा है, तो मिनिमम दुबई जाना पड़ेगा क्या ये सेटअप करवाने के लिए, और कितनी कॉस्ट लगेगी? तो देखो, अगर आपको फ्री जोन में कंपनी बनानी है ना, आप सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार ये जो तुम पॉडकास्ट देखने वाले हो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि भाई मैं हैदराबाद से दिल्ली उड़कर आया हूँ ये पॉडकास्ट को शूट करने के लिए। एंड इस पॉडकास्ट में तुम लोग देख सकते हो रॉ टॉक बिटवीन मी एंड सीए पुलकित गुप्ता। हम लोगों ने पूरा A to Z जितना भी टैक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तुम्हारे प्रॉप फर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो फॉरेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, सब कुछ कवर करा है। एंड यार बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तुम लोग इसको पूरा एंड तक देखना, क्योंकि जितने भी डाउट्स हैं मैंने सारे कवर करे हैं जो मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी उससे रिलेटेड। तो चलो पॉडकास्ट पे चलते हैं। और सर कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप आए हो उतनी दूर से हैदराबाद से, उसके लिए बहुत मतलब रेस्पेक्ट है इस चीज़ के लिए। आप आए हो और आज हम बैठे हैं, और डेफिनेटली जो आपकी ऑडियंस है उसको सारे आंसर करेंगे जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड है, क्रिप्टो से, फॉरेक्स से रिलेटेड। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए क्योंकि बहुत लोगों ने मैसेज करे। मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं पॉडकास्ट करूंगा आपके साथ, और उसमें जितने भी लोगों के डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करेंगे। तो आज मेजरली जो पॉडकास्ट होने वाला है क्वेश्चन टाइप होने वाला है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, श्योर आप बस उसके वैसे आंसर देना कि लोगों का आज फाइनली खत्म ही हो जाए कि और वीडियोस देखनी ही ना पड़े। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं बस सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई ये जो क्रिप्टो है ना, एकदम से इंडिया में ना बूम सा हो गया, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो कि भाई क्रिप्टो में ये ले लेता हूँ, वहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। ये हो कैसे रहा है ये सब? देखो, इसका कोई ऐसा एक सिग्नल तो नहीं है कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, बट ये किस्सा भी डिस्कस करता हूँ। अभी नवंबर में अपना 2024 में इलेक्शन होने थे यूएस में, और जैसे ही दिसंबर में इलेक्शन का रिजल्ट आया तो बूम हो गया। बिटकॉइन $70,000 था, $1,00,000 पे पहुंच गया, करीबन 40% इंक्रीज। अब ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही थी। अब बात होती है कि जो ट्रेडर है उसको वो कितना इसमें अवेयर रहता है, ये बहुत ज़रूरी है। जुलाई 2024 में यूएस सेनेट ने पास कर दिया था क्रिप्टो बिल, और उसमें उन्होंने कमिटमेंट दिया था करीबन हम $1 मिलियन के हम क्रिप्टो खरीदेंगे। तो जैसे ही ट्रम्प की सरकार आई तो उन्होंने खरीदे। आज की डेट में 2 लाख बिटकॉइन वो अभी तक खरीद चुके हैं, और अगले 5 सालों में उनका कमिटमेंट है कि 1 मिलियन बिटकॉइन खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ज़रूर आगे भी आगे आप समझो बूम आएगा, ये लोग खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, तो बिटकॉइन पकड़ के बैठो। वही मतलब अभी जैसा मार्केट सेंटीमेंट चल रहा है, ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है एंड मार्केट नीचे आते जा रहा है। और जितना मेरे को पता है ट्रम्प की जो लिबर्टी फाइनेंस है वो खरीद रहे हैं पीछे पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो फाइनेंशियल रिजर्व है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी तो देखो प्राइवेट बंदे हैं उनका, तो इंडिविजुअली जो कर रहे हैं उनका तो नहीं पता, बट हाँ गवर्नमेंट भी कर रही है, तो एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि भाई आगे बिटकॉइन का डिमांड होने ही वाला है। तो सर ऐसी कौन सी गवर्नमेंट्स हैं, मतलब कौन सी कंट्रीज हैं जो कि हेवीली इन्वेस्ट कर रही है क्रिप्टो में? सबसे पहले तो यूएस है, करीबन उसने 2 लाख बिटकॉइन अभी तक ले लिए हैं। दूसरा चाइना है, उसने भी करीबन 1,94,000 ले लिए हैं। फिर उसके बाद आपका यूक्रेन आता है, एंड भूटान ने भी करीबन भूटान? भूटान, यस, भूटान ने भी 20-25 हज़ार बिटकॉइन परचेज कर लिए हैं। हाँ, एल सल्वाडोर भी एक है शायद जिसमें उधर ही लीगल टेंडर बना दिया उधर तो। हाँ, उन्होंने तो लीगल टेंडर बना दिया एल सल्वाडोर ने। आप बिटकॉइन से कुछ भी खरीद सकते हो। हाँ। जैसे आप यहाँ पे अपने पैसे से आईएनआर से कुछ भी खरीद रहे हो, सिमिलरली कुछ भी आपको घर खरीदना है, कुछ भी जाके सब्जी लेनी है, या आपको कहीं पे भी रेस्टोरेंट में भी जाना है, तो बिटकॉइन से बिल्कुल खुले में करो, कोई दिक्कत नहीं तो है। सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में ऐसा होगा आगे जाके? यार देखो, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ तो टैक्सेशन ही इतना है, टैक्सेशन का मतलब ही है कि इंडियन गवर्नमेंट वेलकम ही नहीं कर रही है क्रिप्टो करेंसी को। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इंडिया गवर्नमेंट ने अपना खुद का क्रिप्टो कॉइन लॉन्च कर दिया तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, बट अभी तो कुछ नहीं कह सकते। तो सर जैसे कि इंडिया की बात कर ही रहे हैं तो क्रिप्टो टैक्स का भी बात कर लेते हैं। तो क्या अभी चल रहा है क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड इंडिया में? देखो, इंडिया में क्रिप्टो टैक्स मुझे लगता है कि हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। आप 30% टैक्स देते हो जो भी आप सेल करते हो
और उस पे आपका जो भी प्रॉफिट होता है उस पे आप 30% टैक्स देते हो, और उसके बाद आपको 4% सेस भी देना होता है, एंड अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज भी देना होता है, वो जाता है 37% तक। तो अल्टीमेटली अगर आप समझ रहे हो 5 करोड़ से ऊपर इनकम कमा रहे हो क्रिप्टो में या किसी भी चीज़ में, तो आपका जो नेट इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 46% तक पड़ता है। 46% आप दे रहे हो इंडिया में। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्या है कि आप मानो कि एक ट्रांजेक्शन आपने क्रिप्टो का लिया, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, दूसरा ट्रांजेक्शन आपने लिया उस पर लॉस हुआ, तो लॉस का सेट ऑफ भी नहीं देंगे। ट्रेडर को उनके हाल पे छोड़ दिया है कि बिल्कुल बिल्कुल। क्रिप्टो करो, बट हम हमारे साइड से कुछ नहीं। तो अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हो या और किसी भी चीज़ में एफ&ओ में ट्रेडिंग करते हो, तो क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है भाई, ट्रेडर हो आप, समझ सकते हो कि भाई आप प्रॉफिट भी करोगे लॉस भी करोगे, तो अल्टीमेटली आपका पूरे साल में जो गेन होगा नेट, उस पर आपको टैक्स देना है। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में जो आपका प्रॉफिट है भाई उस पर तो टैक्स दे दो, जो लॉस है भूल जाओ। गवर्नमेंट ये कहती है भाई हमें नहीं मतलब है, लॉस अपने पास रखो, जो आपने प्रॉफिट किया है उस पर दे दो। दूसरा क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो FIU रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया, उसके बिना इंडिया में आप किसी भी ट्रेडर की ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते हो, उनसे पैसा नहीं ले सकते हो, उनसे ट्रेडिंग अलाउ मतलब ट्रेडिंग नहीं करा सकते हो। अब जैसे FIU रजिस्टर्ड हो गया, बिनेंस हो गया आपका, कॉइन DCX हो गया, या XNS हो गया, या डेल्टा एक्सचेंज हो गया, ये सारे क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं या FIU रजिस्टर्ड हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ भी सेल करते हो तो आपका 1% TDS और डिडक्ट कर लेते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी वो जो ट्रांजेक्शन गया है वो से प्रॉफिट में गया है या लॉस में गया है, तो 1% भी आपका उसमें फंस चुका है। तीसरा, लॉस ऑफसेट का तो मैंने बता ही दिया। आप जो भी खर्चे हैं वो कुछ भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो जो भी आप सेल कर रहे हो, एक्सेप्ट कि आपने कितने का बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी खरीदा है। मतलब सिंपल है कि आपने फॉर एग्जांपल $20 का कुछ खरीदा और $50 का बेचा, तो $30 का प्रॉफिट हुआ, तो वो तो आपको टैक्स देना है। बट $20 के साथ आप वहाँ का ब्रोकरेज फी देते हो या एक्सचेंज फी देते हो, या मान के चलो आपने लोन पे पैसा उठाया था उसका इंटरेस्ट देते हो, तो उसका खर्चा नहीं मिलेगा उसमें। सिंपल है, $50 का बेचा, $20 का खरीदा, तो $30 पे आपको टैक्स देना ही देना है। तो ये टैक्सेशन है इंडिया में। मतलब ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है जो भी क्रिप्टो करना चाह रहे हैं या करते हैं। इसलिए आई थिंक कि सब यहाँ पे सोच रहे हैं कि कैसे बचा जाए टैक्स से, वरना अगर अच्छे लॉज होते, अगर क्रिप्टो के रिलेटेड अच्छा ही होता तो सब ऐसे खुशी रहते। इसलिए अभी सब उदास ही हैं। जिसे भी देखो क्रिप्टो टैक्स 30%, 1% TDS कटेगा, 4% ये कटेगा। बंदा जैसी टैक्स की बात होती है ना, उदास ही हो जाता है इंडिया में। देखो एक और इसमें बड़े एक मज़े की बात है कि अगर आपने अभी सुना होगा बजट आया, तो बजट में बोला फाइनेंस मिनिस्टर ने कि भाई 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। तो अब कोई छोटा ट्रेडर है, मान के चलो उसने 50,000 रुपये महीने का कमाया, साल का उसने 10 लाख रुपए कमा लिया, तो बेचारे को उसको वो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो या और कुछ बिजनेस कर रहे हो तो ठीक है, 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है इंडिया में। बट अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आपने 1 लाख रुपए की भी करी हो, तो आपको 30% फ्लैट टैक्स देना है। उसमें आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा 12 लाख रुपए का, तो वो आपको देना ही पड़ेगा। तो मतलब कि जो ये नया जो टैक्स रिजीम आया, इसमें क्रिप्टो वालों के लिए कुछ नहीं है। क्रिप्टो वाले के कुछ नहीं है, और अभी जो नया बजट आया है उसमें हम्म। तो और लेने की देनी कर दी है। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको जैसे FIU रजिस्टर्ड जितने भी प्लेटफॉर्म है, ऑब्वियसली आते हैं वो 1% TDS ऑब्लिगेशन डाल दिया, वो काटेंगे ही काटेंगे। इसके अलावा इस बजट में ये भी हो गया है, जितने भी P2P ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी भी रिपोर्टिंग वो सरकार को देंगे, चाहे उस पर वो TDS नहीं काट रहे हो। तो आपको लग रहा है कि मैंने जो बेचा उस पर तो चलो काट दिया TDS, वो तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा इनकम टैक्स में, बट जो मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया या मैंने फ्रेंड से ले लिया P2P, उस पे तो मेरे को ना TDS कट रहा और ना मैं उसको छुपा भी लूँगा। तो ऐसा नहीं है, आगे जाके वो भी जितने भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है वो भी रिपोर्ट करेंगे करेंगे। दूसरा क्या हुआ है कि पहले क्या था कि जब किसी के घर में रेड पड़ती थी, सर्च होती थी, तो जो भी कैश मिलता था, आपने देखा होगा कि ईडी वाले नोटों से लिख देते हैं ई और डी और दिखाते हैं कितना पैसा जब्त करा। अब हो सकता है कि क्रिप्टो वॉलेट से भी लिख दे, क्योंकि अब क्या है कि डेफिनेशन में ये भी आ गया है कि कोई भी पैसा मिलेगा जो कि सर्च में पाया जाएगा और उसके साथ क्रिप्टो भी पाया गया, तो वो भी माना जाएगा कि ये आपका ब्लैक मनी है। तो वो भी डेफिनेशन में कवर हो चुका है अब। और अभी रिसेंटली अभी 1 अप्रैल 2026 से होने वाला है, तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि जो भी आप सोशल मीडिया में दिखाते हैं कि मैंने ये कमा लिया वो कमा लिया, तो उसको भी वो एविडेंस बना के टैक्स ले सकते हैं, चाहे कमाया ना हो। पर अगर मैं बोलूं कि ये तो नकली है, ये तो बस ऐसे ही मेरे को बस एक सर्टिफिकेट दे दिया था, फिर? तो वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा। एक बार आप सोशल मीडिया में डालने, मैंने मर्सिडीज खरीद ली, ITR फाइल कर रहे हैं 2 लाख रुपए की, तो भाई आपसे पूछा जाएगा ये मर्सिडीज आई कहाँ से। हाँ। और प्लस अभी तक क्या था कि जितने भी सोशल मीडिया एक्सेस थे, चाहे आपका इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जीमेल हो गया,
अगर इनकम टैक्स को उसकी एक्सेस चाहिए होती थी, पहले वो कोर्ट जाता था, कोर्ट से परमिशन लेता था, उसकी एक्सेस मिलती थी, फिर उसको प्रूफ बना के आप पे टैक्स लगाता था। बट अब ऐसा नहीं है, उसको अब अथॉरिटी मिल गई है, उसको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। वो जीमेल की, आप चैट जीपीटी से क्या बात कर रहे हो उसकी, ठीक है, इंस्टाग्राम में क्या डाल रहे हो, सबकी उसके पास एक्सेस है। तो वो उसको बेस बना के आपका टैक्स लगा सकता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिसको ट्रेडर को, क्रिप्टो ट्रेडर हो चाहे फॉरेक्स ट्रेडर हो, उसको ध्यान रखना चाहिए। और कंटेंट क्रिएटर लोग भी जो ट्रेडिंग का डालते रहते हैं उन्हें भी अब बच के रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब बच के रहना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि भाई जो भी डाल रहे हैं वो एक्चुअल होना चाहिए। हाँ तो सर, मतलब टैक्स तो है, पर बचे कैसे? मतलब 30% टैक्स, इससे बचे कैसे? इसका कोई रास्ता है इंडिया में? तो देखो, टैक्स बचाने के तरीके तो हैं। हमारे इंडियन लॉज में ये लिखा हुआ है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो वर्चुअल डिजिटल एसेट में, और उसको बेच के जो भी आप कमाते हो उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। मगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो उसका, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं आगे जाके खरीद लूंगा, या ऑप्शन होता है मैंने एक प्रीमियम ले लिया कि मैं फ्यूचर में इस रेट पे खरीद लूंगा या मैं इस रेट पे बेच दूंगा। वो एक्चुअली में आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी खरीदी बेची नहीं है। तो अगर आप एफ एंड ओ करते हो और उसमें प्रॉफिट कमाते हो, तो वो वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता। तो अगर वो वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा तो देयरफॉर उस पर आपको 30% नहीं पे करना। ठीक है। अब इसमें टैक्स क्या पे करना है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, तो आप इसको एज अ बिजनेस इनकम दिखा सकते हो कि मैं एफ एंड ओ कर रहा हूँ जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट का, और जो एफ एंड ओ में मेरा लॉस हुआ वो भी आप अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लोगे, या जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, इवन आप लोन लेके अपना ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है या आपका ब्रोकरेज फी है, जो भी है, सारे खर्चे ले सकते हो, और जो नेट आपकी इनकम आएगी उस पर आपको टैक्स देना है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आपको फ्लैट 30% नहीं देना उस वक्त। जो भी आपका इनकम होगा, आप एज अ इंडिविजुअल कर रहे हो तो आप उसमें अपना स्लैब रेट का बेनिफिट ले सकते हो। इंडिया में आज की डेट में 24 लाख तक केवल 25% टैक्स है, 24 लाख के ऊपर 30% लगेगा। तो हमारा स्लैब 0% से स्टार्ट होता है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 20% है, फिर 30% है। तो जिस भी स्लैब में आप फॉल करोगे तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो अगर आप एफ एंड ओ ट्रेडिंग करो। तो अगर मैं क्रिप्टो का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहा हूँ तो मतलब मैं एक तरीके से सेट ऑफ कर सकता हूँ। राइट, तब कर सकते हो क्योंकि आप वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजेक्शन नहीं किया, हाँ। आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया। हाँ। और सिंपल शब्दों में मैं समझाऊं कि जैसे आप, हमारे पास ये माइक है, तो आप आए मेरे पास, बोला कि ये माइक खरीदना है, और गवर्नमेंट ने बोल दिया इस माइक पे टैक्स है इतना। बट आपने मेरे साथ ऐसी डील करी कि ये माइक मैं खरीदूंगा फ्यूचर में, इस उम्मीद से कि ये माइक की कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि आजकल पॉडकास्ट बहुत हो रहे हैं। ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगी माइक की, और वो बढ़ भी गया, माइक की कॉस्ट बढ़ भी गई। तो आपने वही मेरे से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया कि भाई आज ये 100 रुपए का माइक था, कल 200 रुपए का हो गया, तुम मुझसे 200 रुपए ले लो और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। तो आपका पैसा 200 रुपए मिल गया, मेरा माइक मेरे पास रह गया। तो कोई माइक का तो ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, बस वो कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजेक्शन हुआ। हाँ। तो देयरफॉर ऐसे ही वर्चुअल डिजिटल एसेट का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ जब आप एफ एंड ओ ले रहे हो। आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, एंड ये एक बहुत अच्छा रास्ता आई थिंक लोगों के लिए निकला है जो एफएनओ करके कर सकते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। राइट। दूसरा, अगर किसी का 24 लाख से ऊपर निकल गया प्रॉफिट, उसको लग रहा है कि यार 30%, तो अब मैं अभी 30% में आ गया, तो और लॉस तो मेरा होता ही नहीं है। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो वो एक काम और कर सकता है, अपने इंडिविजुअल लेवल पे तो कर ही करे, एक एच और बना ले। हाँ। अगर वो एच और बना लेगा तो उसको 24 लाख की स्लैब एक और मिल जाएगी, तो वो इस तरीके से भी टैक्स बचा सकता है। एचयूएफ क्या होता है? हिंदू क्या था? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो वो अलग उसका पैन होगा, उसकी अलग एग्जिस्टेंस होगी, तो उसका अपना अकाउंट ओपन करके उससे भी ट्रेड कर सकता है, उसकी आईटीआर भी फाइल सेपरेटली होगी। तो क्या क्राइटेरिया है एचयूएफ बनाने का? मतलब एज अ ट्रेडर मैं मान लो कि महीने का बस 20,000 बना रहा हूँ या 40 बना रहा हूँ एफएनओ करके, तो कोई क्राइटेरिया है कि कब बंदे को बनाना चाहिए एचयूएफ? देखो, जैसा मैंने बताया कि 24 लाख तक 25% टैक्स है, 24 लाख के बाद 30% टैक्स है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप 30% में फॉल करोगे तभी बेनिफिट होने वाला है। तो जैसे ही आपको लगता है कि 24 लाख रुपए मेरी साल की इनकम हो रही है, तब आप अपना एचयूएफ अकाउंट बना सकते हो और अपनी इनकम को स्प्लिट कर सकते हो 2 अकाउंट में, एक इंडिविजुअल में और एचयूएफ में, ताकि आपका कभी 30% में ब्रैकेट में आए ना। ओके, तो थोड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी सब क्रिप्टो कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब हम सब बड़े हो जाएंगे, हमारे पास बहुत क्रिप्टो एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर आई वांट टू पास दैट ऑन टू माय फ्यूचर जनरेशंस। तो उसमें उस टाइम जब मैं पास ऑन कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, ले भाई मेरा वॉलेट का ये सब है, तेरे क्रिप्टो अब सारे, तो अगर मैं जब ये दे रहा हूँ तो वो टैक्सेबल होगा? आप गिफ्ट की बात कर रहे हो? गिफ्ट। तो अगर आप देखिए, अभी गिफ्ट में इंडिया में क्या है कि अगर आप गिफ्ट किसी को देते हो 50,000 से ऊपर तो टैक्सेशन है। ठीक है। और दूसरा, कुछ एग्जम्पशन है जिसमें आपका गिफ्ट किसी भी एसेट का दे रहे हो तो टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि
आप किसी रिलेटिव्स को दे रहे हो, रिलेटिव्स में आपका सन आ गया, डॉटर आ गया, या मदर फादर आ गए, ग्रैंड मदर आ गए, तो जो भी रिलेटिव्स हैं ब्लड रिलेशनशिप में, उनसे आप गिफ्ट लेते हो या देते हो तो टैक्स नहीं है। दूसरा एक मजे की बात यह है कि केवल इंडिया ही ऐसा है जो अगर मैरिज में गिफ्ट देता है, कोई भी दे, अनरिलेटेड पार्टी भी दे, कितना अमाउंट का दे, वो टैक्स फ्री है। बट पूरे पूरे गिफ्ट का जो सेक्शन है इंडियन इनकम टैक्स लॉ में, वो ये है कि सम ऑफ मनी। अब यहाँ उसने, या प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपकी आर्ट आ जाती है, ज्वेलरी आ जाती है, और भी आइटम्स आ जाते हैं, बट कहीं भी वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं लिखा है। देयरफॉर अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट को, क्रिप्टो करेंसी को आप ऐसा गिफ्ट देते हो तो उस पर भी 30% टैक्स लगेगा इन इंडिया। आगे का तो पता नहीं, कुछ चेंज आ जाए। अभी तो भाई अगर गिफ्ट दोगे अपने बच्चों को आगे जाके, तो उस पर उनको टैक्स 30% लग ही जाएगा। अच्छा, एक बहुत मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने कहीं पे देखा है ये गिफ्ट कूपन्स करके रहते हैं, मतलब क्रिप्टो से आप गिफ्ट कूपन ले लो और फिर उस गिफ्ट कूपन को आप मिंत्रा, अमेजोन पे जाके यूज कर सकते हो। ये क्या चीज़ है? इस पे टैक्स है, टैक्स नहीं है? ये तो बेसिकली डिस्काउंट कूपन्स हो गए। हम्म तो आपके पास कुछ फिएट करेंसी थी, हम्म उससे आपने एक कूपन लिया। नो, नॉट फिएट करेंसी। लेट्स से अच्छा, मेरे पास यूएसडीटी है, लेट्स से राइट राइट। मेरे पास क्रिप्टो है, उससे मैंने गिफ्ट कूपन खरीद लिया। देर आर प्लेटफॉर्म जिससे तुम ये कर सकते हो, और फिर वहां से मैंने इंडिया में लाके फोन पे में कर दिया, अमेजोन में खरीद लिया, मिंत्रा से कपड़े मंगा लिए। तो उसमें क्या चीज़ है? अगर आप देखिए परचेज कर रहे हैं कुछ भी ऐसे कार्ड से या और भी जो वॉलेट्स हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्सेशन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आप कहीं से परचेज कर रहे हो तो वो शॉप क्या है, जीएसटी तो लगा ही रहा है 18%। दूसरी बात, आप जो भी आपने इनकम अर्न करी है क्रिप्टो से, उस पर आप 30% दे रहे हो, तो उसमें और कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा जब आप परचेज करोगे ये डिस्काउंट कूपन परचेज करके। तो मतलब ये भी ठीक ही है, एक तरीके से रास्ता अच्छा ही है। छोटे लेवल पे तो ठीक ही है, बट गाड़ी खरीदने जाओगे, प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे, तो वो कूपन काम नहीं करेंगे। तो सर अभी ना सरकार जो है, अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, दबा के टैक्स लगा रही है, ठीक है, इतना तो श्योर हो गया सबको। बट उसके बाद भी बैंक फ्रीज हो जा रहा है, बंदे इतने परेशान हैं, उनके बैंक फ्रीज हो चुके हैं। क्या है ये इसका? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि सरकार जब टैक्स लेने की बात आती है तो सबसे पहले सबसे आगे आ आगे जाती है, है, बट हाँ। सिक्योरिटी देने की बात आती है तो कुछ नहीं है, हाँ। जीरो बटे सन्नाटा। तो अभी का मैं केस बता रहा हूँ आपको, और ऑब्वियसली बात है, पता होगा वजीर एक्स का $234 मिलियन का हैक हो चुका है क्रिप्टो करेंसी। और कोई मतलब इन्वेस्टर की सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप है, उन्होंने केस डाला भी था नेशनल कंज्यूमर कोर्ट रिड्रेसल फोरम में कि भाई ये जो वजीर एक्स ने किया है इससे हमें पैसा दिलाएं, क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म में हैक हुआ है तो ये जिम्मेदार हैं उसके। तो आपको हैरानी होगी ये सुन के कि क्या डिसीजन आया है। डिसीजन ये आया है, जज ने ये डिसीजन दिया है कि भाई देखो, ना हम क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मानते और ना ही हम इसको इन्वेस्टमेंट एसेट कंसीडर करते। तो भाई ये तो हमारी डेफिनेशन में है ही नहीं। आपने करा था इन्वेस्टमेंट, आप देखो, हमें मतलब नहीं है। अरे भाई, तुमने इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट डेफिनेशन दी है, फिर 30% टैक्स लगाया है, तो अब जब इन्वेस्टर सेफ्टी की बात आती है तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? आप सेफ्टी दो, ठीक है। दूसरा, अभी आपको बताऊं, जैसे कुछ अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि वो आईटीआर फाइल कर रहे हैं, 30% टैक्स दे रहे हैं, जब वो अपना विड्रॉ कर रहे हैं बैंक में पैसा, तो बैंक फ्रीज कर ले रही है और वो परेशान हो रहे हैं। पहले क्योंकि उनका बैंक अकाउंट लियन हो गया है, तो पहले उनको साइबर पुलिस के पास जाना पड़ रहा है प्रूफ करने की ये तो मैंने जो भी पैसा लगाया था, मैंने अपनी सोर्स ऑफ फंड से लगाया था, मैंने इसमें टैक्स भी पे कर दिया, मैंने आईटीआर भी फाइल कर दी है। तो इतना कुछ दिखाने के बाद तब जाके बैंक रिलीज हो रहा है। आप ये सोचो कि किसी का पैसा है, किसी को इमरजेंसी, ऑब्वियसली बात है, कोई क्रिप्टो से अपने आईएनआर अकाउंट में पैसा विड्रॉ कर रहा है, उसको ज़रूरत होगी, और ज़रूरत नहीं होती तो वो क्रिप्टो को री इन्वेस्ट ही करता। तो कितना हैरेसमेंट हो जाता है किसी के लिए कि बैंक फ्रीज हो गया और जिस पे वो टैक्स 30% दे चुका है, तब भी गवर्नमेंट को प्रूफ करना पड़ रहा है। तो ये तो दिक्कत है यार इंडिया में। तो सर जैसे बड़े बड़े लोगों का बैंक फ्रीज हो जा रहा है, अब छोटे लोगों का तो वो तो परेशान ही हो जाएंगे। बट इसका सोल्यूशन क्या है? कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने की कि यार बैंक फ्रीज हो गया, मैंने तो यहाँ पैसे करे, ये करे, बैंक फ्रीज हो गया? कोई ऐसा बैंक है जो कि बहुत ही क्रिप्टो फ्रेंडली है फॉर इंडियन यूजर्स? तो इसमें बैंकों का नाम है बैंकेरा, रिवॉल्ट, वायर एक्स, जूनो, और एक स्विस का भी बैंक है कुछ करके, स्विस कोट करके। तो ये सारी बैंक्स हैं जहाँ पे आप अपना इजीली क्रिप्टो बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, और कितना भी अमाउंट हो आपका, क्रिप्टो में विड्रॉ करना है विड्रॉ करो, डिपॉजिट करना है डिपॉजिट करो। और ये लोग इंटीग्रेट भी करते हैं बिनेंस के साथ, एक्सएनएस के साथ, या जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो के। तो यहाँ अगर आप बैंक अकाउंट ओपन कराओगे तो कोई भी बैंक फ्रीज की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मतलब प्रोसीजर क्या है? आप इसमें हेल्प करते हो बैंक अकाउंट ओपनिंग करवाने में, कि बंदा खुद कर सकता है? क्या सीन है?
हाँ, बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है खुद भी, बट कुछ-कुछ बैंक्स अलाउ नहीं करते हैं इंडियन सिटीज़न्स को बैंक अकाउंट खोलने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप खोल भी लोगे, तो आप इंडियन सिटीज़न हो, इंडियन टैक्स रेसिडेंट हो, वहाँ पर भी खोलोगे, ये इस उम्मीद से कि टैक्स बच जाएगा। तो भाई आप इंडिया के टैक्स रेसिडेंट हो, तो आपको टैक्स तो इंडिया में देना ही पड़ेगा। बस हाँ, बैंक फ्रीज़ की प्रॉब्लम से तो बच जाओगे आप। ओके, तो सर ये तो चलो ये वाला हो गया सब। बट अभी रिसेंटली ना एक कार्ड है जो कि बहुत ही वायरल हो रखा है। उस कार्ड का नाम है रेड डॉट पे कार्ड। अब मैंने भी खुद उस पे वीडियो बनाई थी जिसमें $1000 मैंने एक ही दिन में उड़ा दिए थे उस कार्ड से। अच्छा। तो अब मैंने तो उड़ा दिए, बट उस कार्ड का क्या है, वो कार्ड टैक्सेबल है नहीं है, कैसा है, उसका प्रोसेस क्या है बैकएंड? क्योंकि सामने से तो ऐसा है कि क्रिप्टो डालो कार्ड में, एटीएम में जाओ और कैश निकाल लो। सरफेस लेवल पे तो बहुत इजी अच्छा सा लग रहा है कि हाँ ये तो सोल्यूशन है, बट एक्चुअली में क्या है, इसके बैकएंड में क्या है? इज इट फीजिबल ऑप्शन फॉर इंडियन पीपल और नॉट? रेडॉट पे एक बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन है पेमेंट निकालने का। रेडॉट पे आप साइन अप बहुत इजीली कर सकते हो उसकी वेबसाइट पे जाके। कुछ भी जहां आपको स्पेंड करना है कर सकते हो। उन्होंने अमेज़न के साथ टाई अप कर लिया है, नेटफ्लिक्स के साथ कर लिया है, स्टारबक्स के साथ कर लिया है। तो आप उनके स्टोर में जाके या अमेज़न वेबसाइट पे जाके वो कार्ड यूज़ कर सकते हो और कुछ भी खरीद सकते हो। दूसरा, अभी ये एक और फीचर लेके आ रहे हैं कि ये फ़िएट करेंसी से भी लिंक कर रहे हैं कि आपको कहीं पैसा देना है फ़िएट में या फ़िएट से क्रिप्टो में करना है, तो ये दोनों भी फैसिलिटी फ्यूचर में देने वाले हैं। अभी तो वेबसाइट में इनके कमिंग सून आ रहा है, बट आ जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है, बट फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोच रहे हो, तो देखो, आपने जो भी ट्रांजेक्शन करा, सेल करा क्रिप्टो, तो जो भी प्रॉफिट हुआ तो उस पे 30% देना है। और फिर जो भी आपका वहाँ वॉलेट में पैसा पड़ा है किसी भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में, तो वो आप रेडॉट पे में ट्रांसफ़र कर रहे हो, एंड उससे आप जो भी परचेज कर रहे हो, तो वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। टैक्स फ्री है? मतलब जैसे मेरे पास एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, वहाँ पे मेरे पास लेट्स से $1000 पड़े हुए हैं, वहाँ से मैंने रेड डॉट पे में भेज दिया $1000, और फिर मैं एटीएम में गया और मैंने ₹20,000 कैश आउट करवा लिया, तो वो जो ₹20,000 है वो टैक्स फ्री है? राइट। बट आपको ये समझना पड़ेगा, जो आपके प्लेटफॉर्म में पैसे थे, तो वो भी तो आपने ट्रेड से कमाए होंगे ना, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट वो आपने रेडॉट पे में ट्रांसफ़र कर लिया, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, वो आप कर सकते हो। बस ये है कि आपने एक बैंक को सरपास कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस बात है, बैंक में भी आप क्यों पैसा ले रहे हो? पैसा खर्च करने के लिए। आपने क्या करा, सीधे जो आपके बिटकॉइंस हैं या दूसरे क्रिप्टोज़ हैं, वो कन्वर्ट कर लिया आपने कार्ड में, और कार्ड से आप एक्सपेंसेस कर रहे हो अपने। तो टैक्स तो तब भी देना पड़ेगा, बस हाँ, बैंक फीस से बच जाओगे आप। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि क्रिप्टो पे तो टैक्स देना पड़ेगा, बट यहाँ से तुम कैश ले सकते हो। राइट। आई थिंक रेड डॉट पे बहुत ही अच्छा मीडिएटर सोल्यूशन है अभी मार्केट में। और इन्होंने शायद एप्पल पे से, गूगल पे हो गया, और बिनेंस का भी जो ऐप है उससे भी इंटीग्रेट कर लिया है, ताकि बड़ा स्मूथ ट्रांजैक्शन हो। गूगल पे से भी कोई पे कर सकता है रेडॉट पे को यूज़ करके। सर मैं तो अभी जो आया हूँ ना फ्लाइट करके, रेड डॉट पे से ही करके अरे आया वाह! हूँ। रियली? चलो बहुत बढ़िया ये तो। तो सर अब आते हैं ट्रेडर्स के लिए, बिल्कुल उनको जो जानना था फॉरेक्स। तो सर जो फॉरेक्स है वो इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल है कि नहीं है, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए डायरेक्टली? देखो, अगर आप आईएनआर पेयर में कर रहे हो, जैसे डॉलर से आईएनआर या पाउंड से आईएनआर, या जिसमें आईएनआर इन्वॉल्व है, तो वो लीगल है, और आप उसको एज अ बिजनेस इनकम दिखा सकते हो। उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है जैसे क्रिप्टो में फ्लैट 30% है। इसमें आप प्रॉपर बिजनेस इनकम दिखा के अपना टैक्स टैक्स फाइलिंग कर सकते हो। बट अगर आप ऐसा ट्रेडिंग करते हो जिसमें वो आईएनआर इन्वॉल्व नहीं है, तो वो इलीगल है। इसमें तो आपका पेनल्टी भी ले सकती है और जेल तक हो सकती है। तो सर जितने भी इंडियन ट्रेडर लोग जो गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं, आईएनआर पे ट्रेड नहीं कर रहे, तो उन लोगों को क्या जेल हो जाएगी सही में? तो देखिए, बिल्कुल ये बात सही है, बट अभी गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं ले रही है, बट फ्यूचर में ले सकती है। कि कोई नॉन आईएनआर पेयर ट्रेडिंग कर रहा है फॉरेक्स में, तो उसको पेनल्टी भी लग सकती है, जो भी उसने ट्रांजेक्शन करा उसका 3 टाइम्स तक। और जहां अमाउंट ड्राइव नहीं है तो 2 लाख रुपए तक है। और जिस दिन पेनल्टी लगी और उसको उन्होंने कंप्लाई नहीं किया, तो पर डे 5,000 रुपये पेनल्टी है। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो प्रोसिक्यूशन तक हो सकती है। तो सर अगर कोई बंदा डायरेक्टली आईएनआर पेयर में ट्रेड नहीं कर रहा, वो फेमा एक्ट को वायलेट कर रहा है सीधा सीधा, तो राइट। फेमा एक्ट तो यही कहता है कि भाई जेल जाओगे सीधा, बचने के नहीं। और ये पेनल्टी वेनल्टी जितना आपने बताया जो कि बहुत ही ज़्यादा है, तो आई थिंक नहीं करना चाहिए लोगों को, बट स्टिल इंडिया में लोग करते हैं, मानते तो है नहीं। जिस दिन फटका पड़ेगा उस दिन फिर भागते रहेंगे कि हमारी मदद कर दो। बट इन जनरल क्या इसका सोल्यूशन है फिर? क्या कैसे क्या करा जा सकता है? तो देखो, अगर इससे बचना है तो सबसे बेस्ट यही है कि बाहर जाके अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग करो। टैक्स से भी बचोगे और ये सारे लीगल पछड़ों से भी बचोगे। तो सर अब जैसे कि मैं एक ट्रेडर हूँ खुद, तो मैं यूजुअली ये फेमा एक्ट ना वायलेट करूँ इसके लिए मैं प्रॉफर्म ट्रेड करता हूँ। तो जो प्रॉफर्म ट्रेड करते हैं उन लोगों को यूएसडीटी में पैसा आता है, तो उन लोगों को कैसे अपने टैक्स को फाइल करना है?
क्योंकि एक्चुअली में हम तो डेमो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं प्रॉप फर्म में, तो उसका क्या है? तो सबसे पहले देखिए आपको ये समझना पड़ेगा आप ले कैसे रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पैसा प्रॉप फर्म में डाल रहे हो तो आप अपना INR ही डाल रहे होगे या डॉलर्स डाल रहे होगे। पर जब आप पैसा USDT में ले रहे हो या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ले रहे हो तो अल्टीमेटली वो वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में आ गया। हम्म तो जो भी आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में आ गया और आपने जब उसको INR में कन्वर्ट करा, हम्म विड्रॉ करा, हम्म तो उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट जो हम्म भी है। तो मान के चलते हैं कि आपने 1 लाख रुपए डाले थे प्रॉप फर्म में और कमा लिए 5 लाख रुपए, तो हम्म। वो जो 4 लाख रुपए बचे हैं प्रॉफिट, उस पर आपको 30% देना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे बहुत सारे प्रॉप फर्म ट्रेडर्स हैं जो कि प्रॉप फर्म बाय करते रहते हैं टाइम टू टाइम, प्रॉफिट विड्रॉ भी करते रहते हैं, बट अभी तक टैक्स का कुछ भरा ही नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, बस पे आउट निकाले जा रहे हैं, INR करे जा रहे हैं, तो उन पे क्या एक्शंस हो सकते हैं आगे बाय इंडियन गवर्नमेंट? देखो, अगर कोई भी प्रॉप ट्रेडर बैंक में विड्रॉ कर रहा है अपना प्रॉप ट्रेडिंग का प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में फंस सकता है। उसको नोटिस आ सकते हैं कि ये जो पैसा आया है इसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और उसने अगर ITR में फाइल नहीं किया तो उस पर टैक्स तो लगेगा ही लगेगा 30%, प्लस पेनल्टी भी 30% है, एंड इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। क्योंकि ऐसा है ना कि जो भी नोटिस आता है ना वो तुरंत नहीं आता, वो आता है 1-2 साल बाद। हम्म जब 1-2 साल बाद आएगा नोटिस तो वो 2 साल का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मोटा हम्म मोटा आप मान के चलो कि आज जो प्रॉफिट है उस पे उसको 70 से 80% देना पड़ जाएगा आगे हम्म जाके। तो अगर वो कोई भी बैंक में विड्रॉ कर रहा है, वो भी इंडियन बैंक में, तो भाई किसी इनसे गवर्नमेंट से बच नहीं सकते हो। क्योंकि बैंक के ऊपर भी ऑब्लिगेशन होता है, वो सारी रिपोर्टिंग जो भी बैंक में विड्रॉल हुआ है, इवन कैश का विड्रॉल हुआ है, जितने भी रेड अलर्ट है या जितने भी हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हम्म। वो ऑब्लिगेशन है बैंक को, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट करता ही करता है। तो सर जैसे अभी ना बहुत सारे प्रॉप ट्रेडर जो हैं, कोई कभी $300 निकालता है, कोई महीने का 4,000 निकल रहा है, कोई ऐसी सेफ लिमिट है कि बंदा इतने पे आउट्स निकाल सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट नोटिस ना करे कि यार इतना पैसा निकाल रहा है, एकदम से कैसे निकाल रहा है ये? क्योंकि प्रॉप ट्रेडिंग में मोस्टली लोग ज़्यादा बना जाते हैं क्योंकि कैपिटल मिल जाता है लोगों को, तो उसका क्या है, कोई लिमिट है कि इतना निकालो महीने का तो तुम सेफ रहोगे? देखो, उसके है ना आंसर 2 तरीके से हैं। हम्म पहला ये कि क्या उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि वो निकालते हुए आ रहे हैं, हम्म और वो कितना निकालते हुए आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने पहली बार अगर किसी प्रॉप ट्रेडर ने शुरू करी है अपनी ट्रेडिंग और फर्स्ट ईयर में ही उसने 20-25 लाख रुपए निकाल लिया और पिछले साल तो उसका जीरो था अकाउंट, हम्म हम्म तो एकदम से हाईलाइट में आ ही जाएगा हम्म। बैंक के कि भाई आज तक तो ये फकीर बैठा हुआ था, एकदम से 25 लाख रुपए महीने के निकाल रहा है। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें एक पैटर्न बनाना पड़ेगा हम्म कि भाई आप विड्रॉ कर रहे हो, करो पहले लाख लाख रुपए करो हम्म महीने का, थोड़ा सा उसका इंक्लाइन पैटर्न बनाओ हम्म कि अगले महीने 2 लाख, तीसरे महीने 3 लाख। एक तो ये पैटर्न हो गया। दूसरा ये इसमें एक एंगल है कि जो भी आप विड्रॉ कर रहे हो अमाउंट, उसका टैक्स पे कर दो। हम्म क्रिप्टो में जैसे कि मैंने बताया 30%, फॉरेक्स में जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, मैंने कितना प्रॉफिट करा, कितना लॉस करा, जो भी नेट आया हम्म। उसका आपने जो भी टैक्स स्लैब रेट लग रहा है उसके हिसाब से टैक्स पे कर दो। और ITR टाइमली फाइल करो, जुलाई में उसकी ड्यू डेट होती है, उससे पहले आप रिटर्न फाइल करो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी नोटिस भेजेगी भी तो आपके पास प्रूफ है कि भाई जो मैंने पैसा भरा कमाया था। वो ट्रेडिंग से कमाया, उसमें मैंने टैक्स दे दिया, उससे हम्म। ज़्यादा गवर्नमेंट को कुछ नहीं चाहिए। तो सर अभी जैसा है कि एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है, तो लोग क्या करते हैं, अपना पे आउट डिसेंट्रलाइज वॉलेट में लेके होल्ड कर देते हैं कि हम्म। भाई ये तो इधर तो पता ही नहीं, ये तो वैसा रहता है ना, कुछ अता पता ही नहीं है कि कितना है कहाँ है, तो उसमें क्या है, उसमें मतलब इंसान को क्या करना चाहिए, उसमें टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में है ना, तो गवर्नमेंट को तो नहीं पता चलेगा कि उसमें पैसा लिया गया है, तो उसका एक बार बता दो। देखो, अगर आप वॉलेट से INR में ट्रांसफर कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म वो तो एक USDT एक वर्चुअल डिजिटल एसेट है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो फिएट करेंसी में, आप INR में कर लो, डॉलर में कर लो। बट जब गवर्नमेंट उसका सोर्स ऑफ फंड पूछेगी तो आप तैयार रहने चाहिए कि हाँ, जब मैंने वॉलेट में ट्रांसफर करा था किसी भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से या प्रॉप फर्म से, उस पर मैंने इनकम डिक्लेयर करी है और मैंने टैक्स भी पे किया है। अगर आप ये प्रूफ कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप वॉलेट से जो भी ट्रांसफर कर रहे हो अपने इंडियन अकाउंट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेफ है बिल्कुल। मतलब श्योर शॉर्ट आंसर तो यही है कि CA पे जाना ही पड़ेगा। CA के पास भी जाना पड़ेगा और 30% टैक्स देना पड़ेगा क्रिप्टो में, अगर आपको इंडिया से ही ये ट्रेडिंग करते रहना है तो। बच नहीं सकते। बच नहीं सकते इंडिया में रह के तो। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है प्रॉप फर्म से रिलेटेड, वो ये है कि मान लो कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मेरी एक एजेंसी है, या मैं जॉब करता हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, प्लस उसके साथ साथ मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ अलग होता है कि भाई सैलरी आ रही है प्लस उसके साथ ट्रेडिंग का पैसा भी आ रहा है, तो कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि इट्स नॉर्मल? देखो, हमारे इंडिया में ना 5 तरीके की सोर्स हैं जिसमें आप अपनी ITR फाइलिंग कर सकते हो और इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। हम्म पहला होता है सैलरी, दूसरा होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, तीसरा हो गया आपका कैपिटल गेन, चौथा हाउस प्रॉपर्टी, हम्म पांचवा जो यहाँ नहीं आया वो अदर इनकम। तो अगर कोई जॉब भी कर रहा है और प्लस ट्रेडिंग भी कर रहा है हम्म तो वो
एक साथ दोनों इनकम को डिक्लेयर कर सकता है एक ही आईटीआर के अंदर। तो उसको सैलरी हेड के अंदर अपनी अपनी जॉब की जो भी इनकम है वो डिक्लेयर करे, और प्लस जो क्रिप्टो इनकम है वो अदर इनकम में करे। अगर वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा है तो वो एज अ बिजनेस इनकम में दिखा सकता है, या एफ कर रहा है फिर क्रिप्टो का तो वो भी बिजनेस इनकम में दिखा सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो सिंपल है आईटीआर फाइल करना। तो सर अब देखो इंडिया में तो बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो रहे हैं, लोग परेशान हो गए टैक्स दे दे के। तो यार कोई ऐसा कोई कंट्रीज है जहाँ पे जो अपना टैक्स है वो बच जाए, मतलब रिलीफ मिल जाए इंडियन लोगों को कि हाँ मैं आराम से ट्रेडिंग कर सकता हूँ? देखो जो टॉप 5 क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज है ना, उसमें सबसे पहले आता है एल सल्वाडोर, दूसरा हांगकांग हो गया, तीसरा स्विट्जरलैंड भी है, और अपना पुर्तगाल भी है जहाँ पे टैक्सेशन नहीं है, और पांचवा मैं बोलूँगा दुबई, यूएई। तो दुबई दुबई सुनते सबसे ही बेस्ट हंसी है आ इंडिया गई। के लिए, क्योंकि वो एक तरह से आप समझो दुबई इज़ अ इंडियन सिटी आउटसाइड इंडिया। अच्छा। ठीक है ना? तो सारे इंडिया वहाँ है, वहाँ जाके आपको लगेगा नहीं कि मैं इंडिया से बाहर आ गया, और बिल्कुल लग्जरी वाली फीलिंग भी आएगी। कोई टैक्स नहीं है वहाँ पर, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रेडिंग करने का, या फॉरेक्स से रिलेटेड आप लीगली वहाँ कर सकते हैं। तो सर जैसे बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जैसे ट्रेडर्स पैराडाइज हो गया, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जानती होगी उसे, तो वो लोग ना दुबई मूव हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं दुबई मूव, लाइक व्हाट इज द रीजन? उसका रीज़न तो हम पूरे पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। एक तो टैक्सेशन है सबसे बड़ी चीज़, हम्म। दूसरा फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो नॉन पेयर आईएनआर है उसमें ट्रेडिंग करना इलीगल है, ठीक है, और तीसरा कि जो बैंक फ्रीज हो रहा है। तो ये 3 बड़े रीज़न हैं जिसलिए वो लोग जाते हैं। और दुबई में क्या है, क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक है, आप बैंक में कितना भी पैसा डालो क्रिप्टो से या विड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वहाँ पे टैक्स ज़ीरो है, आप 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ भी कमाओगे ना, कोई टैक्स नहीं है। एंड इसके अलावा ये तो टैक्सेशन की बात हो गई और या बैंक की प्रॉब्लम्स की बात हो गई, वहाँ क्रीम जा रही है तो आपको एक बिजनेस नेटवर्किंग मिलती है, एंड लग्जरी लाइफ जीने का मजा है वहाँ पर। तो इस यही वजह है कि जो एक बार कोई भी ट्रेडर, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडर हो चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडर हो, एक लेवल तक पहुँच जाता है तो वो दुबई निकल ही जाता है। तो सर मैंने ना यूट्यूब में एक वीडियो देखी थी जिसमें बंदे ने क्रिप्टो एटीएम में गया और कैश आउट कर लिया दुबई में। क्या ये सही में है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, दुबई में जगह जगह उन्होंने अपने एटीएम लगा रखे हैं क्रिप्टो के, जैसे कि हो गया बिजनेस पे, अपना जेबीआर में लगा रखा है उन्होंने, और मरीना बे में लगा रखा है। ऐसी और भी जगह हैं जहाँ पे आपको ये एटीएम देखने को मिल जाएगा। आप जाओ, सिंपल अपना वॉलेट लेके जाओ। अगर आपको डिपॉजिट करना है क्रिप्टो तो वो भी कर सकते हो, अगर आपके पास कैश है और उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करना है, या आपके पास वॉलेट में क्रिप्टो पड़े हैं, सीधे उसमें स्कैन किया और कैश निकल के आ जाएगा दिरहम में। तो मतलब कि जैसे बंदे ने प्रॉप फर्म से पैसा लिया और वहां से एटीएम में गया और निकाल लिया, जीरो टैक्स? ज़ीरो टैक्स। और दूसरा इसमें एक और चीज़ है कि जो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप निकालोगे तो वो लोग अपना चार्जेस लेते हैं, जो कि 7 से 15% होता है। ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे लगता है थोड़ा कम होना चाहिए। अगर 2-3% हो तो मुझे लगता है कि सारे लाइन लगा के खड़े होंगे एटीएम पे। हाँ बट अगर मिल रहा है, अगर ऑप्शन मिल रहा है तो अच्छा ही है ट्रेडर्स के लिए। बिल्कुल जीरो टैक्स बिल्कुल, देना पड़ रहा है थोड़ा, तो अगर ट्रेडर बन ही गए हो इतने तो थोड़ा परसेंटेज भी दे दो, क्या ही दिक्कत हो रही है? राइट राइट। तो सर दुबई तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, कहाँ पे ये एटीएम कहाँ मिलेगा? तो जब आप दुबई पहुंचोगे तो कॉइन एटीएम रेडार ऐप है एक, वो आप डाउनलोड कर लो। उसको इंस्टॉल करने के बाद आप कहीं पे भी देख सकते हो कि नियरेस्ट एटीएम कहाँ है, और उसको लोकेट कर सकते हो। वहाँ पहुँचो, अपना वॉलेट दिखाओ और क्रिप्टो से अपना कैश ले लो, या कैश से क्रिप्टो में एक्सचेंज कर लो। अच्छा तो सर चलो, ये तो चलो सब हवा में बात हुई। अब मेरा ये है कि अब मैं 10 लाख से ज़्यादा बना रहा हूँ, अब मेरे को दुबई शिफ्ट होना है एज अ ट्रेडर, मैं कैसे हो सकता हूँ? देखो सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप वहाँ पे जॉब देखो और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले लो। दूसरा ये है कि आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करो रियल एस्टेट में, जो कि 7,50,000 एडी करना है, और वो करने के बाद आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाएगा। तो ये जो 7,50,000 है दिरहम, ये आईएनआर में कितना होता है? ये करीबन हो गया 1,90,00,000 रुपए। ओके। ठीक है, अगर इतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो तीसरा बहुत सिंपल तरीका है, वहाँ आप कंपनी सेटअप कर सकते हो, और कंपनी सेटअप करने के साथ आप अपना वहाँ से अपना खुद को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे सकते हो या इन्वेस्टर वीज़ा दे सकते हो, और वहाँ शिफ्ट हो सकते हो। एंड एक बार आप कंपनी सेटअप करके करोगे, ऑब्वियसली बात है कंपनी के थ्रू भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं। तो एज अ ट्रेडर मेरे लिए कौन सा बेस्ट है? थर्ड वाला ही बेस्ट है, बट मैंने कहीं सुना है कि फ्री जोन और अलग अलग चीज़ें इसमें रहती है, तो वो एक बार आप एक्सप्लेन कर दो ताकि लोगों को भी पता चल जाए। अगर आपको दुबई की ऑडियंस को ही कुछ बेचना है, वहाँ से पैसा बिजनेस करके कमाना है, तो मेनलैंड कंपनी खोलो। बट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, सिंपल कुछ भी चीज़ इंटरेक्ट नहीं करनी है कस्टमर के साथ दुबई में रह के, तो आप फ्री जोन में जाओ। फ्री जोन में बहुत सिंपल है, कोई टैक्सेशन नहीं है, आप सिंपल तरीके से कंपनी सेटअप कर लोगे। क्योंकि मेनलैंड में एक और दिक्कत है कि अगर आप मेनलैंड में कंपनी खोलना चाहते हो तो मिनिमम 200 स्क्वायर फीट का ऑफिस लेना पड़ेगा। फ्री जोन में ये भी दिक्कत नहीं है। फ्री जोन में किसी में भी जाओगे तो वो अपना को वर्किंग स्पेस भी दे देते हैं, वहाँ बैठ के आप खुद की ट्रेडिंग कर सकते हो, वहाँ बैठ के
आराम से बहुत बढ़िया माहौल रहता है और लोगों से नेटवर्किंग करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और सिंपल आप किसी भी फ्री जोन में कंपनी बना सकते हो। फ्री जोन करीबन 40 से 45 है दुबई में। मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, अगर दुबई में फ्री जोन में आपको कंपनी सेटअप करनी है तो इफ्जा, या अगर आपको ऐसी फ्री जोन में करनी है जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे सबसे कम पैसे में दुबई में कंपनी खोल के दे दो, तो वो है रकेज़। रसल खेमा में पड़ता है, वो भी आगे जाके पॉपुलर होने वाला है क्योंकि वहाँ पे कसिनो आने वाला है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा। अच्छा, तो मतलब जितने भी गैम्बलर लोग हैं सब वहीं को निकल लेंगे अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे दुबई की बात अभी हम कर रहे हैं, तो एज अ ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए बना रहे हैं हम लोग ये पॉडकास्ट, तो एज अ ट्रेडर कितनी इनकम होनी चाहिए कि तुम ऐसे सोच भी पाओ कि भाई मेरे को अब दुबई चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो टैक्स की लात पड़ रही है लगातार, तो यार अब कितना कमाऊं कि भाई दुबई की सोचना स्टार्ट कर दूं। देखो मिनिमम, क्योंकि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, हम्म तो अगर कोई दुबई शिफ्ट होने की सोच रहा है और वहीं से ट्रेडिंग करने की सोच रहा है तो मिनिमम 5 लाख रुपए मंथली इनकम तो होनी चाहिए। हम्म ये मिनिमम है। और अगर आप एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो तो मिनिमम 10 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए। एक बार 10 लाख रुपए की इनकम हो गई तो डेफिनेटली जो आप यहाँ पे इंडिया में टैक्स दे रहे हो वो आपका बचेगा ही बचेगा, और उसको उड़ाओ, उसको ऐश तुम करो वहाँ पर, एज अ लग्जरी भी फील लग्जरी कर करो। सकते हो। वहाँ पे आप लो अपना लैम्बोर्गिनी लो, अपना रोल्स रॉयस लो, जो भी आपके सपने हैं पूरे कर सकते हो। और हाँ आप ये सोच के करो कि भाई फॉर एग्जांपल मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ इंडिया में, तो 3 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे रहा था, तो 3 लाख रुपए आप अलग रखो, सेविंग करो, और आगे उसको जो भी आपका शौक है या जो भी आपका सपना है उसमें इन्वेस्ट करो। वही है, क्योंकि अभी तक तो लोगों को लग रहा था कि मैं ले तो ले रहा हूँ पर मैं आईटीआर भरने की क्या जरूरत है, बट अब तो क्लियर हो गया है कि 30% तो देना ही पड़ेगा। नाउ दैट दैट इज क्लियर, तो दुबई सबसे बेस्ट ऑप्शन ही नजर आ रहा है कि तुम लोग पैसे क्यों ही बचाओगे जब तुम वहां जाके उसको उड़ा सकते हो अपने ऊपर ही और लग्जरी का मजा ले सकते हो। राइट राइट। पर सर एक ऐसा मैंने कहीं सुना था कि दुबई में अगर तुम 6 महीने रुकते हो तब तुम लोगों को वहाँ का रेसिडेंसी कुछ ऐसा करके कुछ है। आई एम नॉट श्योर, बट आप उसके बारे में जानते हो क्या थोड़ा? अगर आप दुबई में कंपनी सेटअप कर भी लोगे और ट्रेडिंग करते हो अपने पर्सनल अकाउंट से हम्म कहीं पे भी बैठ के, हम्म तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आप इंडिया के टैक्स रेसिडेंट हो। ओके तो अगर आपको इंडिया की टैक्स रेसिडेंसी को हटाना है तो हम्म मिनिमम आपको 182 डेज बाहर रहना पड़ेगा। ओके ठीक है, जो कि होता है 6 महीने करीबन, तो 6 महीने आपको बाहर रहना पड़ेगा। देन आपकी ग्लोबली जो भी इनकम होगी पर्सनली, तो आपको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जो भी, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, उसी कंट्री में लगेगा। और अगर आप दुबई से कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वहाँ तो टैक्स है ही नहीं, तो वहाँ जीरो टैक्स है, तो लगेगा ही नहीं। एंड सिंपल, आप टैक्स रेसिडेंसी भी आपकी इंडिया से बाहर हो गई तो इंडिया में भी टैक्स नहीं लगेगा। तो सर जैसे मैंने फ्री जोन में अपनी कंपनी सेटअप कर ली, तो मेरे को अब 182 डेज रहना पड़ेगा ताकि मैं दुबई का रेसिडेंट बन जाऊं, ऐसा है क्या कुछ? देखो उसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप पर्सनल अकाउंट से करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको 182 डेज से ज़्यादा रहना पड़ेगा इंडिया से बाहर, ताकि आपका टैक्स रेसिडेंसी स्टेटस इंडिया से हट जाए। बट आप कहते हो कि यार मैं नहीं रह सकता 182 डेज, बट आपको लगता है कि 182 डेज मैं नहीं रह सकता, मेरी यहाँ पे फैमिली है इंडिया में, मैं कैसे छोड़ के जाऊँ, तो आप जो भी बिजनेस करो या जो भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग करो वो कंपनी के अकाउंट से करो, क्योंकि कंपनी अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है। और अब जब भी आप कोई भी इनकम करोगे, प्रॉफिट करोगे, वो उस कंपनी का होगा, ओके ना कि आपका। तो देयरफॉर अगर आप इंडिया में भी हो और वो कंपनी अर्न कर रही है तो उसका जो टैक्स जुरिडिक्शन आता है वो दुबई में आता है, ना कि इंडिया में। एंड देयरफॉर क्योंकि वहाँ टैक्स है नहीं दुबई में, तो आपकी जो भी इनकम अर्न हुई है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप वो विड्रॉ करते हो इंडिया में, ठीक है, एज अ टैक्स रेसिडेंट, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो आप उसको एज अ इनकम ले सकते हो, बिजनेस इनकम, कंसल्टेंसी इनकम, या आप एज अ सैलरी शो करके ले सकते हो कि भाई उस कंपनी का मैं मालिक हूँ, मैं सैलरी ले रहा हूँ या डिविडेंड ले रहा हूँ, और इंडिया में उसका टैक्स पे कर सकते हो। तो सर ये ना बहुत ज़्यादा इंटाइसिंग हो गया है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मेरे को दुबई जाना पड़ेगा क्या ये सेटअप करवाने के लिए, और कितनी कॉस्टिंग आएगी? ये सबसे मेन क्वेश्चन है। तो देखो, अगर आपको फ्री जोन में कंपनी बनानी है ना, आपको नहीं जाना पड़ेगा। आप क्या इंडिया, बात कर रहे हो सर? आपको इंडिया में बैठे बैठे आपको कंपनी सेटअप हो जाएगी दुबई के अंदर। हाँ, जाना पड़ेगा तो सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, सिर्फ बैंक अकाउंट के लिए आपको जाना पड़ेगा। एंड जो प्रोसेस होगी वो करीबन 7 दिन की रहेगी। 7 दिन में आपका मेडिकल होगा, बायोमेट्रिक होगा, इंश्योरेंस होगा। एक आपको वहाँ एमिरेट आईडी मिलेगी। एमिरेट आईडी जस्ट लाइक आधार कार्ड हमारा जो इंडिया में होता है वो मिलेगा, और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो सिंपल ये प्रोसेस रहेगा। कॉस्ट जो आएगी, तो देखो वहाँ बहुत सारी फ्री जोन्स हैं और हर फ्री जोन का अपना कॉस्ट है। अगर आप दुबई में कंपनी खोलना चाहते हो तो करीबन मान के चलो आपका 4 से 5 लाख रुपए का कॉस्ट आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इतना पैसा खर्च नहीं करना, कोई सबसे कम पैसे में जो भी फ्री जोन होती है वहाँ खोल दो, तो वो रकेज है। तो रकेज में आपका करीबन खर्चा आएगा 2.5 लाख रुपए का। बस बस 2.5 लाख रुपए में आपकी कंपनी सेटअप हो जाएगी। आपको वीजा भी मिल जाएगा, एमिरेट आईडी भी मिल जाएगा, बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। बस इसके अलावा जो एडिशनल खर्चा होगा वो होगा फ्लाइट का। हाँ आपको वहाँ जाना है,
वहाँ पे रहना है 7 से 10 दिन के लिए, तो वो और खर्चा आप पकड़ लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो कि होगा 70,000 से लाख रुपए। ज़्यादा शौक वाले बंदे हो 5 स्टार होटल में रहोगे तो उस हिसाब से खर्चे बढ़ जाते हैं, बट मोटा मोटा मान के चलो मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए में आपकी कंपनी सेटअप हो जाएगी। बट ये तो फिर लाख गुना अच्छा ही है ना कि इंडिया से क्यों ही 30% देना, यहाँ पे एक बार इतना कॉस्ट बेयर कर लो, ट्रेडिंग से कमा ही रहे हो अगर, यहाँ पे एक बार सेटअप कर लो फिर तो बेस्ट है ही। अब ये क्वेश्चन एक और आता है, सर आप ये हमारे ऑडियंस के लिए करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम कोई भी मेरे से लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकता है, ठीक है? मैं आपको लिंक्डइन का अपना लिंक दे दूंगा, आप लगाइएगा यूट्यूब पे, तो कोई भी मुझसे कनेक्ट कर सकता है। उसकी कोई भी क्वेरी हो तो वो उससे पूछ सकता है, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा एंड डेफिनेटली वी विल हेल्प टू सेट अप द कंपनी इन दुबई। तो गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगी जहाँ पे तुम जाके अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो, फिर सर की टीम तुम्हें कांटेक्ट करेगी एंड भाई बेस्ट डील मिल जाएगी अगर मेरा नाम ले दोगे तो, समझ रहे हो ना? तो सर मैं भी ट्रेडिंग से कमा रहा हूँ, तो मेरा कब करवा रहे हो? कभी भी, जब आज ही कर लेते हैं, कोई चलो दिक्कत सर नहीं करते हैं, आ है। जाओ। ओके ओके। हेलो दोस्तों, क्या आप इंडिया में रहते हो? अगर आप इंडिया में रहते हो और क्रिप्टो यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो रहने वाला है, ये गारंटी है मेरी। एंड ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, आपको और भी बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, है ना? तो ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, पहले मैं इसका रीजन बता देता हूँ। मैं खुद क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, और भी मेरे क्रिप्टो में कई काम करता हूँ, ठीक है, मेनली क्रिप्टो यूज में लेता हूँ। एंड भाई इंडिया में क्रिप्टो यूज में लेने वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उसको आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करें, है ना? P2P में करेंगे तो उसमें बैंक फ्रीज का रिस्क रहता है और फिर उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। और जैसे क्रिप्टो कार्ड वगैरह और भी कई कंपनियों के आते हैं, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि ये वाला जो कार्ड है इसमें क्या खास बात है ना। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। ये मेरा दूसरा वीडियो, मैंने एक वीडियो डाला था, शॉर्ट डाला था, वीडियो भी नहीं डाला था। रेड डॉट पे मैंने रेंडमली देखा था, कार्ड मंगाया था, तो मैंने वो रेड डॉट पे का कार्ड मंगाया था एंड उसका एटीएम विड्रॉल का वीडियो डाला था। भाई उस पर 1 लाख लोगों ने कम से कम वो देख गए एंड 150 से ज्यादा मेरे पास कमेंट डीएम आए हैं अलग अलग इंक्वायरी के लिए, फीस कितनी लगती है, क्या चार्ज रहते हैं, कैसे मिलता है, ठीक है। इसीलिए मैंने फिर थोड़ी रिसर्च की कि मैं अगर लोगों को बताता हूँ तो कार्ड बढ़िया होना चाहिए ना, और मेरे को सबसे बेस्ट कार्ड ये लगा। इस कार्ड को भाई मैंने 2 3 दिन मेरे पास है, 2 3 दिन में मैंने कम से कम भी 50 या 60 जगह इसको यूज में लिया ना, छोटी मोटी हर दुकान पे, हर तरह की शॉप पे काम में लिया और ये हर जगह अच्छे से वर्क करता है। तो पहले तो मैं 2 3 बड़े थोड़े ठीक ठाक वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है, पेट्रोल पंप वगैरह एटीएम विड्रॉल वगैरह के, कि आपको ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद मैं आपको इसका कंपेयर करके बताऊंगा। मेरे पास दूसरा कार्ड है, वो है रेड डॉट पे का, ठीक है, मैं उससे कंपेयर करूंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितना ज़्यादा फायदा रहता है ना। भाई लिटरली 5-7 रुपये का फर्क रहता है $1 में, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। एंड जेन्युइन फीडबैक रहेगा भाई इसमें, मेरा जो भी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये पेट्रोल पंप वाला वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने सीएनजी लगवाई अपनी गाड़ी में, सुबह निकल गए, तो इसमें आप एक बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लास्ट में सबका बताऊंगा टोटल, है ना, कितना क्या चार्ज, कितना रेट मिला मेरे को इसमें आईएनआर में, और क्या क्या रहा, क्या प्रोसेस रही। अब भाई एक चीज मैंने देखी है, रेड डॉट पे वाला कार्ड है ना, जैसे मैं 10 एटीएम में ट्राई करता था ना, तो उनमें से एक में ही वर्क करता था। तो मैं वो भी वीजा कार्ड था, ये भी वीजा कार्ड है, बट ये मेरे आसपास 4-5 एटीएम थे, मैंने सब पे ट्राई किया, सब पे वर्क कर गया। तो ये चीज बढ़िया लगी यार मुझे उसकी। ये पेट्रोल पंप पे टेप टू पे किया मैंने, इधर सक्सेस हो गया। इसके बाद आगे का दिखाता हूँ आपको, एक बार ये पंप वाला देख लीजिए आप। देखिए मैंने टेप किया और ये सेल हो रहा है इसमें, एंड ये सक्सेस हो गया भाई, ये सक्सेस हो गया। इतना ही चाहिए भाई, ना कोई बैंक अकाउंट चाहिए, ना कुछ और, कोई लफड़ा नहीं, आपके पास क्रिप्टो पड़ा है। एंड मैंने पहले एक दो इसकी वीडियो देखी थी कि इसमें कार्ड में अलग से ऐड करना रहता है, वैसे करना रहता है, बट इसमें कोई कुछ नहीं है भाई। मैंने यूज किया, आपके वॉलेट में जो है वो ही आप डायरेक्ट यूज में कर सकते हो। और लिमिट तो भाई आपको पता ही है ना, 2 लाख USDT की लिमिट रहती है इसमें।
ऑनलाइन यूज कर सकते हो आप। और एटीएम विड्रॉल की लिमिट रहती है $2000 की, है ना, सिंगल ट्रांजेक्शन में, तो एक दिन की, सॉरी। तो लिमिट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बढ़िया कैश निकलवा सकते हो। ये मैंने स्टोर पे कपड़े परचेज किए तो वहाँ पे पेमेंट किया है, ये भी आप देख लो। और बाकी मैंने छोटी छोटी क्लिप स्टार्टिंग में काट के डाल दी थी, है ना, बहुत कम से कम भी 50-60 जगह 2 दिन में काम ही लिया मैं, हर जगह बढ़िया से वर्क कर गया। और मेन चीज इसकी जो बताऊंगा ना मैं आपको, मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या क्या बढ़िया रहता है भाई, हर चीज ही बढ़िया है इसकी। केवाईसी मेन होती है, केवाईसी, ठीक है। केवाईसी इसकी जितनी जी केवाईसी है कोई से कार्ड में नहीं मिली मेरे को, मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा कैसे करनी है। और इसके लिंक वगैरह मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, वेबसाइट से भी यूज में कर सकते हैं, सारी लिंक मैं वहाँ पे डाल दूंगा। और ध्यान रखना भाई, लिंक से ही करना, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, मेरा रेफरल रहेगा तो कुछ फायदा मेरा भी हो जाएगा तुम्हारे लिए। यार इतनी मेहनत की है मैंने, इतना खर्चा किया है, वीडियोस बनाई है, तो इतना तुम भी कर देना ना, लिंक से ही करना। बाकी वो नहीं बोलूंगा मैं कि आपको कुछ ऊपर है वो ऊपर है, वो ठीक है, वो चीजें अलग है, वो जैसे रेफरल से मिलती है वो आपको भी मिल जाएगी, बट ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये मेरा कपड़ों का पेमेंट भी यहाँ पे हो गया, बिल अपने को मिल गया। इसके बाद मैंने एक और कपड़ों की शॉप पे किया था पेमेंट, तो यहाँ का भी आप देख लो सीन, ठीक है। इसमें भी हो गया, यहाँ पे सक्सेस हो गया, ये रिसिप्ट निकाल दी भाई ने, ठीक है। एंड यहाँ से फिर मैं चल दी अपनी गाड़ी लेके, एक दूर एटीएम है थोड़ा गाँव की साइड, उस पर रेड ऑटो वाला वर्क नहीं करता था, ठीक है। तो मैं उस एटीएम पे गया ट्राई करने के लिए कि उस पर वर्क करता है कि नहीं करता। तो यहाँ की मैंने ट्राई किया, ये भी आप चेक कर लो। एंड इसमें एटीएम से आप विड्रॉ करते हो, इसमें एक चीज ध्यान रखना है ना, अभी देखो मैं एटीएम लगाता हूँ इसमें, और इसमें लास्ट में कुछ आता है ना, आपको मतलब ये करेंसी जो है वो एक्सचेंज कन्वर्ट करनी है एसजीडी में, या डायरेक्ट विदाउट कन्वर्सेशन के विड्रॉ करना है ना। तो आप विदाउट कन्वर्सेशन के किया करो, इसमें थोड़ा फायदा रहता है ना। उसको कन्वर्ट करोगे तो शायद उसमें थोड़ी फीस वगैरह कटेगी, अपने को पैसे निकलवाने से मतलब है ना। तो ये चीज आप देख लो एटीएम विड्रॉल। उसके बाद मैं आपको रेड डॉट से कंपेयर करके दिखाता हूँ भाई। दूसरी चीज, एक मैंने केवाईसी बताई थी, दूसरी सबसे तगड़ी चीज लगी मेरे को इसकी फीस भाई, एकदम ऑलमोस्ट आपको P2P के बराबर मिल जाता है ना, कुछ खास फर्क नहीं रहता। ऊपर से यार इतनी सिक्योरिटी है, ना कोई फ्रीज की टेंशन ना कुछ, और डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं, जहाँ आपको यूज करना हुआ यूज भी कर सकते हो डेबिट कार्ड की तरह ना। तो इसलिए ये चीज मेरे को सबसे बेस्ट लगी। लोग ये लेते नहीं है क्रिप्टो कार्ड भाई, क्योंकि इसमें फीस बहुत ज्यादा रहती है, 80-80 रुपए की रेट मिल रही थी लोगों को। इसमें भाई 88 पॉइंट कुछ ऊपर ही मिली है मेरे को रेट, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी देखो अटैच करूंगा इसमें स्क्रीनशॉट। ये बार एटीएम वाला देख लो आप, है ना, ये आ गए अपने हाथ में पैसे, एकदम सिंपल है भाई। अब देखो ये, ठीक है, ये है अपने पंप का, ठीक है। पहले वाला स्क्रीनशॉट है रेड डॉट का, सेकंड वाला है इसका यूपे कार्ड का, ठीक है। तो भाई रेड डॉट में मेरे को मिली है रेट 84.56 की, और यूपे में मिली है 87.59 की। तो भाई इसमें ऑलमोस्ट आप देखो पर यूएसडीटी 3 रुपए का प्रॉफिट रहता है यूपे में, ठीक है। बहुत ज्यादा फर्क हो गया भाई, एक यूएसडीटी में 3 रुपए का फर्क हो गया। अब ये दूसरा स्क्रीनशॉट है एटीएम का, ठीक है। तो एटीएम में देखो, इसमें मैंने 10,000 रुपये निकाले हैं रेड डॉट वाले से, और इसमें मेरे 150 रुपये तो फीस लगी। उसके बाद मेरे को रेट मिली 81 की, ठीक है। और वहीं यूपे में देखो फीस तो कोई नहीं है, 0 फीस है इसमें, ठीक है। और मैंने 1500 रुपये निकाले, पूरे मिल गए, और इसमें मेरे को रेट मिली 87.87 की, है ना, 88 की रेट हो गई। तो एटीएम से भाई 88 की रेट मिलना बहुत तगड़ी चीज है, ठीक है। इसके बाद ये एक मैंने क्लोथ्स के है, ठीक है, शूज क्लोथ्स की शॉप है, तो इसमें से निकाले, पहले वाला रेड डॉट का है और ये सेकंड वाला अपना है इसका यूपे का, ठीक है। तो भाई इसमें फीस तो लगती ही नहीं, आपको इसे में भी देख लो, है ना, फीस तो इसमें 0 ही दिखा रही है। और भाई ये यूएसडीटी की रेट भी है ना, ये भी ऊपर नीचे होती रहती है, तो अगर रेट हाई होगी यूएसडीटी तो इसमें ज्यादा हो जाएगा ना। इसमें भी कम से कम 3 रुपए 20 पैसे का फर्क रहा है। और ऑलमोस्ट मिला कि आप ऑनलाइन करो, टेप टू पे करो, कुछ भी करो यार, है ना, 500 रुपये का फर्क रह जाता है बाकी क्रिप्टो कार्ड से।
अब आप देख लो कि इसकी केवाईसी में आपको इस पे अकाउंट कैसे बनाना है, सिंपली बता देता हूँ ना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको इसमें कुछ नहीं करना भाई, अपनी ईमेल आईडी या अपना फोन नंबर डालना है, डाल के नेक्स्ट करोगे, ये एक छोटी सी कैप्चा आएगी, इसको सोलो करना आपको ना। और ये सोलो करने के बाद आपका जो भी मेल आईडी या आप फोन नंबर डालोगे उस पर ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी का थोड़ा वेट करना आप यहाँ पे, ठीक है, 5-10 सेकंड लगते हैं, उसके बाद ओटीपी आ जाएगा। तो इसमें अब एक बार मेरा ओटीपी वेट कर रहा हूँ मैं, ओटीपी आने दो, उसके बाद मैं ओटीपी डाल के आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। बहुत ही सिंपल है भाई, सबसे सिंपल केवाईसी लगी मेरे को इसका रजिस्ट्रेशन। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके क्रिएट कर सकते हो ना। अगर क्रिप्टो यूज करते हो तो बहुत बेस्ट चीज है आपके लिए। ओटीपी आ गया मेरा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ओटीपी नीचे लाना है और इसको कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करोगे आपका अकाउंट बन गया। आपको सिर्फ पासवर्ड सेट करना है, तो कोई भी आप सिक्योर सा पासवर्ड यहाँ पे लगा लीजिए। अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, मिनट। ये पासवर्ड डालना है। अब आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपका अकाउंट बन गया भाई, इतना ही काम है। ये अकाउंट बनने के बाद आपको क्या करना है, इसमें ये मेरा एक पहले का अकाउंट है, अभी मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है। मल्टीपल अकाउंट आप इसमें रख सकते हो एक ही वॉलेट में, ये भी इसकी बढ़िया चीज है, ठीक है। अभी आपका अकाउंट यहाँ पे दिखा देगा आपको। आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन में जाके यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मैंने कंट्री सिलेक्ट की और उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू, ठीक है। अब कंटिन्यू भी करोगे तो आपको अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एक आपको आईडी, कोई भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो डालना है, उसके नंबर डालना है और उसकी फोटो डालनी है, ठीक है। उसके बाद आप कंफर्म करोगे, आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आप कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और इसमें भाई आप फाइनेंस भी मिलता है आपको, है ना, इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर आपकी यूएसडीटी पड़ी हुई है, आप यूज में नहीं ले रहे हो, तो आप उन पे भी पैसे बना सकते हो ना, बड़े बड़े उन पे आपको इंटरेस्ट आता रहेगा। इसके लिए इसमें फाइनेंस वाला ऑप्शन है, ठीक है। और कार्ड आप इसमें देख लो, वर्चुअल कार्ड में, फिजिकल कार्ड में, दोनों कार्ड है भाई। अगर आप एटीएम से विड्रॉ नहीं करते हो तो आप वर्चुअल कार्ड ले लो, सब जगह वर्क करेगा वो सही से, है ना। बाकी ये इसकी चीजें आप देख लो। एंड आज तक भाई जितने भी कार्ड बने, मेरे को सबसे बढ़िया कार्ड ये लगा, और आप यूज करके देख लेना, आपको भी यही लगेगा। अगर इतनी बढ़िया कोई सा भी कार्ड रेट दे देना, मेरे को बता दिया भाई, मेरे को आज तक नहीं मिला है ना, बहुत रिसर्च किया मैंने और आपको कंपेयर भी करके दिखाया है। रेट ऑफ वैसे भी इंडिया में बंद हो गया था, तो उस साइड बंद नहीं होता तो मैं उतना रिसर्च नहीं करता, बट वो बंद हो गया था, मैंने रिसर्च किया और मुझे ये कार्ड मिला, ठीक है।